आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने ही वाली थी कि अकबर का फोन आया। बेहद घबराया हुआ था और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। वो एक लाइन में बोला, बनर्जी दा, बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, आ सकते हो क्या? फातिमा, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और लॉकडाउन में उसकी नौकरी भी नहीं रही थी। शायद कुछ ज़्यादा परेशान हो गया था। घर आकर एक कप गर्म चाय लेकर सोचने लगा कि क्या लेकर जाना चाहिए। अलमारी में आपात समय के लिए रखे हुए पैसों को गिना। तकरीबन 6,000 से थोड़े ज़्यादा थे। पैसे जेब के हवाले किए और एक जैकेट पहनकर बाहर निकल आया। सर्दियों की शुरुआत, शाम का समय, ट्रेन से पहुंचते हुए रात हो जाएगी, ये सब सोचकर अंजना ही जैकेट पहना था। पर थोड़ी देर में लगा जैसे ठीक ही किया ये काम। कुछ फल सब्जियां वगैरह ले लिया और स्टेशन पर आ गया। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट थी। थोड़ी ही देर में हल्की सी बारिश शुरू हो गई। काले बादलों गिरते बारिश में जैसे अंधेरा बहुत ही गहरा और रहस्यमयी हो रहा था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ निर्जनता में एक डर मिश्रित कर रहा था। और एक ओर कोरोना का प्रकोप, दूसरी ओर किसी एक्सप्रेस ट्रेन का समय पर ना होना। एक ऐसा संयोग था कि स्टेशन में बहुत कम लोग ही थे। ऊपर से सोने पर सुहागा ये बारिश। थोड़ी देर बैठने के बाद जब ट्रेन आई तो सामने वाले डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा ज़्यादा भरा नहीं था, थोड़े लोग थे जो धीरे धीरे अगले 2-3 स्टेशनों में उतर गए। मैं अपनी सीट पर बैठकर सोच रहा था कि अगर ठीक से चलें तो रात 12 बजे तक मैं बलरामपुर पहुंच ही जाऊंगा। बलरामपुर एक छोटा सा शहर, बड़े शहरों से अलग, शांत। अकबर ने यहाँ मकान लिया क्योंकि ये उसके ऑफिस के बेहद करीब था। आने जाने में वक्त नहीं लगता था। दिन भर की थकान, बारिश की फुहार, ठंडी हवाएं मिलकर आंखों की पलकों को खोले रखने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा था। समय देखा तो 11:35 हो रहा था और आधा घंटा अगर सो गया तो शायद नींद ही ना खुले। सोचकर चहलकदमी करने लगा। ये क्या? मैं निपट अकेला ही था बोगी में। तभी नज़र पड़ी एक इंसान पर। दुबला पतला सा लगता था, जैसे बांस पर किसी ने ब्रांडेड कपड़े टांगे हों। गेट पर बामुश्किल से एक हाथ से हैंडल पकड़े लटके, ठंडी हवा और बारिश का मज़ा लेते हुए। तभी मैंने कहा, क्या बात है, इस तरह से लटके क्यों हो? हाथ छूट गया तो जान जाएगी। वो मेरी ओर घूमा। आंखों में शराब की लालिमा साफ दिख रही थी। गले में मोटी सोने की माला, अंगूठियाँ और ब्रेसलेट, सभी सोने की चीज़ें मिलकर तकरीबन 4-5 तोला। उसने पूछा, क्या मुझको बोल रहे हो क्या? मैं घबराया और अपनी भाषा पर शांति की मोहर लगाते हुए बोला, जी हाँ, थोड़ा ध्यान रखें, गिर सकते हैं। तभी एकाएक गाड़ी में झटका लगा और वो संभलने की कोशिश करते हुए नीचे पटरियों पर गिर गया। मैं दौड़ा चैन खींचने पर, तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी तेज रफ्तार से निकल गई। मैं वहीं पर खड़ा का खड़ा ही रह गया। तभी देखा ट्रेन बलरामपुर स्टेशन में घुस रही है। बहुत भारी मन से मैं उतर गया। बाहर आकर देखा सारा इलाका खाली, कोई रिक्शा नहीं। अकबर का मकान ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल ही चल पड़ा। बारिश हल्की हो गई थी पर हवा तेज थी। आधी रात बीत गई थी। चारों तरफ अजीब किस्मों की आवाज़ें आ रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, सारी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब से दर्द का आभास करा रही थी। किसी तरह दौड़ते हुए अकबर के घर पहुंच गया। वो इंतज़ार में दरवाजे पर ही था। अंदर पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक टॉवेल दिया। जब तक मैं सर पहुंचता
वो एक कप गर्म चाय ले आया। साथ बैठे तो वो टूट गया और परिवार की सारी कहानी बता दी। ज़रूरत के वक्त पर कैसे सबने उसका साथ छोड़ा, अपने घर वालों ने, ससुराल वालों ने, सब ने। मैंने उसे फल सब्जियां वगैरह जो मैं लाया था वो सब दिया और जेब में हाथ डाल सारे पैसे दे दिए। पैसे निकालते वक्त उस जेब में मुझे कुछ असहज सा लगा। उस वक्त मैं अपनी धुन में था, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। रात में जब सब सो गए तो मुझे याद आया कि मेरे जेब में कुछ था। हाथ डालते ही सारा शरीर डर से सिहर उठा। निकाला तो वो उसी आदमी का ब्रेसलेट था जिसकी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। मैं अपने दिमाग को दौड़ाने लगा कि आखिर वो मेरी जेब में आया कैसे। फिर याद आया कि जब उसे ट्रेन में झटका लगा था, उसने और मैंने एकदम से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की थी। शायद उसी समय ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया होगा और अनमने भाव से मैंने खुद के जेब में रख लिया होगा। सारे दिन की थकान के कारण कब सो गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। एकाएक मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। खोला तो देखा वही ट्रेन वाला खड़ा था। गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, खून से लथपथ, हाथ की अंगूठियां माला और एक बंडल 500 का नोट लिए। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। तभी उसने कहा, अगर आपको यही चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मुझे मारने की क्या जरूरत थी। मैं जोर से चीखा, मैं तो तुम्हें बचाने गया था। तभी मेरी नींद खुल गई। देखा दिन चढ़ाया है। रोज के कामों से निवृत्त होकर नीचे आया तो अकबर नाश्ता बना रहा था। वो थोड़ा सामान्य था। बोला, फातिमा कल से बेहतर है। उठकर बैठी भी थी। हमने एक साथ नाश्ता किया, चाय पिया। फिर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन समय पर थी। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां वो आदमी गिरा था, मैंने जेब से वो ब्रेसलेट निकाल कर दूर फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, भाई, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी पर मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया और मुझे दुख है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वीरू बाइक चला रहा था और किशन वीरू के पीछे बैठकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल वो दोनों अपने एक तीसरे दोस्त समीर के नए घर की पूजा में गए हुए थे और अभी फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे हैं। हालांकि समीर ने दोनों को उसके नए घर में रुकने के लिए कहा था, पर क्योंकि कल ही कॉलेज में दोनों का एग्जाम था, इसलिए दोनों समीर को मना करके घर के लिए निकल गए। बाइक चलाते हुए ही वीरू ने एक नजर अपनी हाथ घड़ी पर डाला तो समय देखकर हैरानगी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। वक्त पानी की तरह बह रहा था, जो कि गर्मी के मौसम में स्वाभाविक ही था। वीरू अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे किशन ने कहा, समीर ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया है, मगर बहुत ऑफ एरिया में, क्यों? इस पर वीरू बोला, बात तो तेरी ठीक है, पर आने वाले कुछ सालों में ये एरिया भी लोगों से भरी जाएगा। दरअसल वो दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फिलहाल वो दोनों जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। बहुत देर से उन दोनों को कोई दुकान भी नहीं दिखा था जहां वो दोनों थोड़ा ब्रेक ले सकें, मगर ज्यादा देर तक ये परेशानी टिकी नहीं। थोड़ा और आगे जाते ही उन दोनों को सामने की तरफ एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान नजर आया। उन दोनों ने सोचा क्यों न यहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ ठंडा वंडा पी लिया जाए।
लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक को ठीक उस दुकान के पास रोका और दुकान के अंदर चले गए। वहां आसपास 2-4 घर भी थे। अभी वो दोनों दुकान की एक चेयर पर बैठकर ठंडा पी ही रहे थे कि तभी उस दुकानदार ने उन दोनों से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुकानदार की बात सुनकर किशन ने जवाब दिया, जी हम तो बेलपुर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार ने कहा, बेलपुर? अच्छा, शॉर्टकट रास्ते से जाइएगा? इस पर वीरू ने दुकानदार से पूछा, शॉर्टकट रास्ता? कौन सा शॉर्टकट रास्ता? हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से बेलपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है, हमें पता नहीं था। इस पर दुकानदार ने कहा, शॉर्टकट रास्ता तो है, मगर उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर किशन बोला, अच्छा वो रास्ता किधर है, बस आप हमें इतना बता दीजिए। किशन की बात सुनकर दुकानदार ने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। पूरा रास्ता उन दोनों ने समझ लिया, जिसके बाद वो दोनों मुश्किल से 5 मिनट ही उस दुकान में रहे होंगे और फिर दुकानदार के पैसे चुकाकर दोनों बाइक पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक वीरू की घड़ी में 10:30 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। तभी किशन ने बाइक चला रहे वीरू से कहा, वो दुकानदार ने जो रास्ता बताया समझ लिया ना तूने? इस पर वीरू ने कहा, हाँ समझ लिया, पर उसने तो कहा था कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ना यार, हम लोग सीधे रास्ते से ही चलते हैं। इस पर किशन ने कहा, अबे नहीं यार, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे और कल एग्जाम भी तो है हमारा। जितना जल्दी घर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीरू को भी लगा किशन ठीक ही बोल रहा है, इसलिए वो भी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद उनकी बाइक उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता सीधा जाता था और एक शॉर्टकट। लिहाजा वीरू ने बाइक को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो शॉर्टकट रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और घने जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वीरू ने किशन से कहा, भाई इस रास्ते पर जाना है, छोड़ना यार, वापस लौट जाते हैं। मगर किशन वो कहां किसी की सुनने वाला था। उसने वीरू की एक ना सुनी और चुपचाप उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। वीरू उसकी बात मानकर चुपचाप बाइक चलाता रहा। हालांकि वीरू भी डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं उस रास्ते पर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से आती किशन की एक आवाज ने उसकी सारी बेचैनी को जैसे खत्म कर दिया। वीरू वो देख, इस रास्ते पर किसी का घर भी है और तू इस रास्ते से आने से डर रहा था। वीरू ने रोड के एक किनारे पर देखा तो सच में रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी सी औरत झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर वीरू मन ही मन में मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो कितना डरपोक है। छोटी छोटी बातों में वो कितना डर जाता है। मगर वीरू को एक और बात ये भी अजीब लग रही थी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अपने घर के बाहर झाड़ू क्यों लगा रही है। आमतौर पर तो झाड़ू शाम को लगाया जाता है। खैर, वीरू ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाइक चलाता रहा। उस रास्ते को लेकर वीरू के मन में जो डर था वो अब पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। मगर उसे पता नहीं था कि असल डर से तो अभी उसका सामना ही नहीं हुआ है। आने वाले खतरे से अनजान वीरू और किशन गाना गुनगुनाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीरू की नजर रोड के किनारे बनी उसी झोपड़ी पर गई जिसे अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों पार करके आए थे।
इस झोपड़ी के बाहर भी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? जिस चीज को वो लोग पार कर चुके हैं वही चीज दोबारा कैसे दिख सकती है? वीरू का डर अचानक से 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कांपती आवाज में पीछे बैठे किशन से कहा, भाई भाई वो देख, फिर से वही झोपड़ी बुढ़िया। वीरू की बात सुनकर किशन ने उस तरफ देखा। पहले पहले तो वो भी थोड़ा चौंक सा गया, पर क्योंकि किशन बहुत ही हिम्मत वाला था इसलिए उसने वीरू से कहा, जरूरी थोड़ी है ये वही झोपड़ी और वही बुढ़िया हो, हमने उस बुढ़िया को करीब से थोड़ी देखा है। किशन ने वीरू का डर कम करने के लिए ये बोल तो दिया था, मगर वो भी समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। वीरू भी अब काफी डरने लगा था, मगर उन दोनों के पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के दूसरा कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने वही किया। उस झोपड़ी को पार करके वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उन्हें तीसरी बार वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। अब तो वीरू की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, मगर किशन वो अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था। उसने वीरू को बोलकर बाइक को उस झोपड़ी के पास रुकवाया और फिर वीरू से कहा, जरा अपनी हाथ घड़ी देना तो। वीरू इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे अपनी हाथ घड़ी पकड़ा दी। किशन ने वीरू के हाथ से घड़ी लिया और उस घड़ी को उस झोपड़ी के पास जमीन पर फेंक दिया और वीरू से आगे चलने के लिए कहा। वीरू को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये किशन कर तो कर क्या रहा है, मगर उसके पास किशन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने बाइक को आगे बढ़ा लिया। वहां से कुछ आगे जाते ही उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। उस झोपड़ी के पास ही में वीरू की घड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। वीरू ने अपनी घड़ी के पास बाइक रोका और बाइक से नीचे उतरकर किशन घड़ी को देखने लगा। किशन ने जब घड़ी को हाथों से उठाकर वक्त देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि जब उसने घड़ी को जमीन पर फेंका था तब भी वक्त 12:05 का ही हो रहा था। किशन समझ गया कि वो लोग छलावे के जाल में फंस चुके हैं और अब उनका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी किशन ने वीरू से कहा, देख तू डर मत, बस तू बाइक चलाते रहना, मैं जब तक बाइक रोकने के लिए ना कहूं तू बाइक मत रोकना। चूंकि किशन एक पंडित का लड़का था तो वीरू का इस पर विश्वास करना बनता भी था, जिस वजह से वीरू ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वीरू ने जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया तभी किशन ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से भभूत की पुड़िया निकाली और भभूत को रास्ते पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रहा था, मगर जैसे जैसे वो बोल रहा था वीरू को उस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। और इस तरह से उस रात किशन की समझदारी के चलते दोनों की जान बच गई। मगर वो रास्ता कहते हैं कि उस पर अभी भी छलावों का राज है और रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।